प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत महाराणा सांगा की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर में महाराणा सांगा के गुजरात अभियान, मालवा के शासक के साथ संघर्ष और राजपूताना के अंतर्गत उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में, जिनमें खतौली और बाड़ी का युद्ध और बयाना और खानवा का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन युद्धों का महत्व इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि खतौली के युद्ध के समय में और बाड़ी के युद्ध के समय में महाराणा सांगा की जो प्रतिष्ठा थी, महाराणा सांगा की जो शक्ति थी, वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि खतौली और बाड़ी का जो युद्ध है, ये दोनों ही युद्ध महाराणा सांगा के तत्कालिक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ हुए थे। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद 22 नवंबर 1517 को इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थिति निर्बल होने लगी और दिल्ली सल्तनत की कमजोरी को देखते हुए महाराणा सांगा ने सिकंदर लोदी के अंतिम दिनों में ही दिल्ली सल्तनत के अधीन आने वाले उन सभी क्षेत्रों को अधिकृत कर अपने राज्य में मिला लिया जो कि मेवाड़ की सीमा से लगे हुए थे। इसके बाद सिकंदर की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी और उसके छोटे भाई जलाल खां के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष प्रारंभ हो गया। इस कारण दिल्ली सल्तनत की व्याप्त अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सांगा ने पूर्वी राजस्थान के उन क्षेत्रों को जो दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उन्हें जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, जिससे इब्राहिम लोदी का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था और उसने सांगा को सबक सिखाने का निर्णय करते हुए मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त इब्राहिम लोदी मालवा पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और मालवा पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए इब्राहिम लोदी को मेवाड़ पर भी अपना नियंत्रण बनाना था। इसलिए इब्राहिम लोदी मेवाड़ पर इसलिए भी अपना अधिकार चाहता था कि वह मालवा को अपने अधीन रख सके। इसी दृष्टिकोण से 1518 में इब्राहिम लोदी ने ससैन्य मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी और बूंदी के निकट खतौली नामक स्थान पर दोनों ही पक्षों के मध्य भीषण युद्ध हुआ, जिस युद्ध में इब्राहिम लोदी की निर्णायक पराजय हुई और लोदी का एक राजकुमार इस युद्ध में बंदी बना लिया गया। यह युद्ध क्योंकि भीषण हुआ था, इस युद्ध में सांगा भी बुरी तरह से घायल हुआ। उसका एक हाथ कट गया, तीर के आघात से उसका एक पांव भी लंगड़ा हो गया। कर्नल टॉड, डॉक्टर ओझा अमर काव्य वंशावली में सांगा की निर्णायक विजय का इस उल्लेख मिलता है और बाबरनामा मीराते अहमदी में भी इब्राहिम की पराजय और सांगा की विजय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किंतु डॉक्टर बनर्जी और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकार इस युद्ध में मिली हुई सांगा की पराजय पर शंका रखते हैं। डॉक्टर ABN राय का तो यहाँ तक मानना है कि दोनों के बीच में शायद युद्ध हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों शासकों के पास में युद्ध करने का समय नहीं था। किंतु खतौली का युद्ध हुआ था और सांगा इसमें विजयी हुआ था, इस पर संदेह करने का कोई भी कारण नहीं था। खतौली के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में सांगा ने अपने विजय अभियान को जारी रखने का प्रयास किया और वह टोडा भीम की ओर आगे बढ़कर टोडा भीम के निकट उसने अपना
पड़ाव डाला। और इब्राहिम लोदी भी अपने पराजय का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने मियाँ मक्खन के नेतृत्व में एक शाही सेना सांगा के विरुद्ध भेज दी। सुल्तान की शाही सेना में 2 सेनानायक थे, मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ मासूफ फरमूली, जिन पर सुल्तान को शक था। इसलिए उसने मियाँ मक्खन को यह गुप्त संदेश भिजवाया कि वह इन दोनों सेनानायकों को बंदी बना ले। इन दोनों सेनानायकों को यह संदेश मिल गया और वे शाही शिविर छोड़कर सांगा के शरण में चले गए, जिससे सांगा की शक्ति में वृद्धि हुई और अंततः धौलपुर के निकट बाड़ी नामक स्थान पर सांगा और लोदी दोनों के मध्य पुनः एक भीषण संग्राम हुआ, जिसमें शाही सेना बुरी तरह से पराजित हुई और सांगा की विजय हुई। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी बाबर धौलपुर के युद्ध में राजपूतों की विजय का उल्लेख करता है। फारसी वृत्तांतों में भी फार्मूली सेनानायकों द्वारा सुल्तान से क्षमा याचना करना और सांगा पर आक्रमण कर उसे खदेड़ने का जो विवरण है वह सही नहीं है, क्योंकि बाबर ने लिखा था कि राणा सांगा ने चंदेरी के आसपास के क्षेत्र दिल्ली सल्तनत से छीनकर मेदिनी राय को सौंप दिए थे। तो यह जो काल है 1517 से 1519 तक का जो काल है, वो राणा सांगा की शक्ति का चरमोत्कर्ष माना जाता है। 1519 में राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में विजयी होकर मालवा के सुल्तान खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर वो चित्तौड़ ले आया था, जिसके बाद उसकी शक्ति निरंतर बढ़ती गई। और 1526 में सांगा द्वारा दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित कर उसकी शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, चरम शिखर पर पहुंच गई। इसी बीच भारत पर जहुरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने आक्रमण किया। बाबर, जो कि समरकंद फरगना का शासक था, जिसे उसको पैतृक राज्य से बेदखल कर दिया गया था, जहाँ से वह काबुल कंधार आया और काबुल कंधार पर अपना अधिकार स्थापित कर उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर ने अपने शासन की नींव भारत में रखी। इस निर्णायक विजय के पश्चात बाबर दिल्ली और आगरा का शासक बना और इस समय उसके चारों तरफ शत्रु थे। बिहार और उत्तर प्रदेश में अफगान अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे और कन्नौज, कालपी, इटावा, धौलपुर, ग्वालियर में अफगान अपनी शक्ति स्थापित कर रहे थे। इब्राहिम लोदी का जो भाई था वह अफगानों की शक्ति संगठित कर रहा था और राजस्थान में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। इसलिए बाबर के सामने सांगा एक शक्तिशाली चुनौती थी, क्योंकि बाबर के समान राणा सांगा भी भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता था, जिसके कारण दोनों के बीच संघर्ष होना अनिवार्य था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सांगा द्वारा संधि भंग करने और विश्वासघात करने का एक कारण बताया है और उसने ये कहा है कि सांगा के एक दूत ने उपस्थित होकर बाबर के समक्ष अपनी निष्ठा प्रदर्शित की थी और दिल्ली पर और आगरा पर आक्रमण करने का न्योता दिया था, किंतु सांगा ने इस अपने जो समझौता था उसको तोड़ा था। यहाँ पर यह बात स्पष्ट करनी बड़ी ज़रूरी है कि जब पहले से ही खतौली और फिर बाड़ी के युद्ध में सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था, तो फिर
उसे सांगा को पराजित करने के लिए बाबर को निमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह कोई अन्य राजपूत राजा रहा होगा जिसके बारे में बाबरनामा में बाबर ने उल्लेख किया है। बाबर को महाराणा सांगा के द्वारा भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का जो महत्वपूर्ण कारण था वह था महत्वाकांक्षाओं का संघर्ष। दोनों ही दिल्ली सल्तनत पर, भारत पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त पानीपत के युद्ध के बाद राणा सांगा की जो गतिविधियां थी कि राणा सांगा राजस्थान के उन सब भूभागों पर अपना अधिकार स्थापित कर चुका था जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीनस्थ थे। सांगानेर ने रणथंभौर से 10 मील दूर स्थित खंडार के दुर्ग और उसके आसपास के गांव 200 गांवों पर अधिकार कर लिया था, जिसके कारण बाबर और उसके बीच संघर्ष होना अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त सांगा ने बाबर के जो अफगान शत्रु थे उनको भी अपने यहाँ आश्रय दिया था, सहयोग दिया था, जिसके कारण भी दोनों के मध्य संघर्ष होना अनिवार्य था। इस तरीके से राणा सांगा और बाबर दोनों ही अब एक दूसरे से संघर्ष करने के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करने लगे। बाबर ने दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं पर स्थित बयाना, धौलपुर और ग्वालियर आदि को अधिकृत करने के लिए अपने सैनिक अधिकारियों को भेजा। बयाना पर बाबर ने पहले अपने दोस्त इश्क आका को भेजा, उसके बाद मेहंदी ख्वाजा को भेजा। बयाना के दुर्गपाल ने थोड़े से संघर्ष के बाद अपना दुर्ग मुगलों को सौंप दिया और इसी तरीके से धौलपुर और ग्वालियर पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। उधर सांगा भी अपनी तैयारियों में जुट गया। उसने बाबर के विरुद्ध सभी राजपूत शासकों और सरदारों को निमंत्रण भेजकर संगठित करने का प्रयास किया। मारवाड़ के शासक राव गांगा का पुत्र मालदेव, चंदेरी का मेदिनी राय, मेड़ता का रायमल राठौड़, सिरोही का खैरा दूजा, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलुम्बर का राव रतन सिंह, सादड़ी का झाला अज्जा, घोगुंदा का झाला सज्जा, सभी अपनी अपनी सेना लेकर के महाराणा सांगा के साथ आ गए। यहाँ से उत्तर प्रदेश के चंदावर क्षेत्र में चंद्रभान और मणिक चंद्र चौहान भी सांगा के साथ आकर मिल गए और रणथंभौर से ये सभी बयाना की ओर रवाना हुए, जिस पर बाबर ने पहले से अधिकार कर रखा था। सांगा ने सबसे पहले बयाना के आसपास के क्षेत्रों से मुस्लिम सरदारों को खदेड़कर उन पर अधिकार किया और बयाना की ओर बढ़ा। बयाना में इस समय मेहंदी ख्वाजा दुर्ग रक्षक नियुक्त था। मेहंदी ख्वाजा ने सांगा को रोकने के लिए अपने सैनिक दस्ते और हसन खां मेवाती को भेजा और उसके पुत्र नाहर खां को, जिसे पानीपत के युद्ध में बंदी बना लिया गया था, को मुक्त कर दिया। लेकिन हसन खां मेवाती ससैन्य सांगा से मिल गया। सांगा ने बयाना के दुर्ग को घेर लिया और मुगल सेना की स्थिति शोचनीय हो गई। बाबर ने दुर्ग में घिरी मुगल सेना की सहायता के लिए मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसे राजपूतों ने परास्त कर खदेड़ दिया और मुगलों ने आत्मसमर्पण कर दिया और बयाना पर सांगा का अधिकार हो गया। यह सांगा की अंतिम महान विजय थी। अब बाबर सांगा की सामना करने के लिए तैयारी में जुट गया और शहजादे हुमायूं को उसने जौनपुर से बुला लिया और 16 फरवरी 1527 को आगरा से कूच कर वह फतेहपुर सीकरी पहुंचा और रसद पानी जुटाने की व्यवस्था कर उसने मोर्चाबंदी प्रारंभ कर दी। सीकरी की ऊंची पहाड़ियों पर सेना की मोर्चाबंदी प्रारंभ हुई। इसी बीच
बयाना से बचकर भागे हुए मुगल सैनिक भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने राजपूतों की शूरवीरता और सांगा की सैन्य शक्ति का इस प्रकार से हाल वर्णन सुनाया कि सारी की सारी मुगल सेना में खलबली मच गई। उनमें मुगल सैनिकों में भय और आतंक का वातावरण बन गया। ऐसे में इसी समय काबुल से आए हुए एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि इसमें मुगल पराजित होंगे, जिससे कि मुगल सैनिकों में और अधिक भय और आतंक मच गया। ऐसे में बाबर ने अपने सभी सैनिकों, अमीरों और साथियों को एकत्रित होकर के एक ओजपूर्ण भाषण दिया और उसने कहा कि हम सब मुसलमान हैं और हमारे लिए जीवन मरण एक सामान्य प्रक्रिया है। हम सब अपने धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे। हमारा फ़र्ज है इस्लाम का प्रचार और प्रसार करना, और ये सब काफिर हैं, मूर्ति पूजक हैं, इसलिए इन्हें हटाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम मर गए तो हम गाजी कहलाएंगे और सीधे जन्नत के लिए जाएंगे, और अगर हम जीत गए तो यह धरती हमारे लिए मिलेगी। इस प्रतिकूल परिस्थितियों में बाबर ने जो ये भाषण दिया, उसने सैनिकों का मनोबल इतना अधिक बढ़ाया। उसके ओजस्वी भाषण, जो कि धर्म के समर्थन में जो भाषण था और धर्म के आधार पर जो जिहाद की बात उसके द्वारा की गई, उसका परिणाम इतना अच्छा निकला कि जो सैनिक आतंकित हो गए थे वो सब सैनिक अब जोश से भरपूर हो गए। और बाबर ने यहाँ पर सभी के सामने अपने आचरण का प्रायश्चित करने का आह्वान लिया। उसने कहा, मैंने अभी तक जो धर्म के विरुद्ध काम किए थे उन सबको मैं छोड़ूंगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा और धार्मिक कर नहीं लूँगा मुसलमानों से, और इस जिहाद में लड़ते लड़ते गाजी बनना ज़्यादा पसंद करूँगा। इस तरीके से सभी ने मरते दम तक लड़ने की कसम खाई और 15 मार्च 1527 में फतेहपुर सीकरी से 10 मील दक्षिण पश्चिम में खानवा के मैदान में सेना इकट्ठी हो गई। बयाना की विजय के बाद सांगा ने भी सीधा मार्ग छोड़कर वो भुसावर होकर सीकरी की ओर जाने लगा। इसका उद्देश्य शायद दिल्ली और काबुल से बाबर को मिलने वाली सहायता और रसद को काटना था, लेकिन यह मार्ग उसके अनुकूल नहीं पड़ा और दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। राणा सांगा और बाबर की सेनाएं जब खानवा के युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने हुई, इसमें बाबर की तुलना में सांगा के पास सैनिक अधिक थे, किंतु बाबर के पास उस समय का एशिया का सबसे अच्छा तोपखाना था, जिसका सांगा के पास अभाव था। इस युद्ध में 9 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ। राणा ने अपनी सेना के साथ मुगल सेना पर धावा बोला। आक्रमण बहुत तेज था, जिसे एक बार मुगल सेना सहन नहीं कर सकी। उसी समय बाबर ने अपनी सेना के दूसरे हिस्से को आक्रमण में भाग लेने के लिए भेजा, जिसकी वजह से और तोपों को चलाना चालू किया, जिससे राजपूतों में भगदड़ मच गई। मुगल सेना की इस तत्परता के कारण धीरे धीरे मुगल सेना हावी होने लगी और राजपूतों के जो आक्रमण थे वो विफल होते जा रहे थे। बाबर की तुलुगमा पद्धति के कारण मुगल सेना ने राजपूत सेना को चारों तरफ से घेर लिया, जिसका परिणाम ये निकला कि शूरवीर सेनानायक चंद्रभान, भूपत राय, माणिक चंद्र, दलपत मारे गए। हसन खां मेवाती भी इसके अंतर मारा गया। राणा सांगा भी इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुआ और
उसको जब वो घायल हुआ तो उसके विश्वस्त सहयोगी उसको तत्काल युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए और अजमेर के पृथ्वीराज, जोधपुर के मालदेव और सिरोही के अखेराज राणा को लेकर बसवा पहुँचे। राजपूतों ने अंतिम दम तक लड़ने का निश्चय किया, किंतु इस युद्ध में राणा के जाने की जो अनुपस्थिति की बात फैली, उससे सेना में खलबली फैल गई और इस युद्ध में अंततोगत्वा बाबर पर विजयी हो गया। राणा सांगा की जो विजय थी, राणा सांगा की जो पराजय थी, हालांकि इस युद्ध में घायल होने के बाद 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा इस युद्ध में मारा गया। बहुत बड़ी सेना होने के कारण, भिन्न भिन्न राजपूत राजाओं और सामंतों की सेना होने के कारण राजपूत सेना में अनुशासन का और तालमेल का अभाव था। राणा सांगा की जो सैन्य व्यवस्था थी वह बाबर की सैन्य व्यवस्था के मुकाबले में कमज़ोर थी। बाबर की जो तोपों की सैन्य व्यवस्था थी और जो तुलुगमा पद्धति थी उसके बारे में राणा सांगा को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह तुलुगमा पद्धति के आगे हार गया। राणा सांगा की पराजय का एक और कारण मुगलों की अश्वरोही सेना और उनका चातुर्यपूर्ण रणकौशल था। तोपखाना सबसे ऊपर था और स्वयं राणा सांगा ने इस युद्ध में अपने आप को झोंक दिया था, जिसके कारण जब वह घायल हो गया और उसे युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया तो राजपूती सेना के अंदर भगदड़ मच गई। इसके अतिरिक्त बयाना से यदि सांगा सीधे सीकरी जाता तो उसका 1 महीना बेकार नहीं होता और वह आतंकित और भयभीत मुगल सेना को पराजित करने में ज़्यादा सफल हो सकता था। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि महाराणा सांगा, जो कि एक अत्यंत साहसी वीर सेनानायक था, जिसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ चुकी थी, वह खानवा के युद्ध के बाद उसकी शक्ति हमेशा के लिए समाप्त हो गई और भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना मजबूत हो गई।